हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, डीआरडीओ की तरफ से बम्पर वैकेंसी आ चुका है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आपका पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा है। डीआरडीओ बोलने का जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन का। हर एक पहलू को हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी वो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डाउट आप लोग का आ रहा है। कल के वीडियो में मैं आप लोग से पूछा था कि अगर कोई आप लोग को डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो आप लोग का कुछ डाउट आया है, जैसे सर क्या 2 से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा पोस्ट में, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा बीटेक अप्लीकेबल है या नहीं, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। फी वगैरह क्या है, यानी कि A to Z आपको सारा वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी आप लोग को डाउट हो सकता है सभी को मैं यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करूंगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते जाएंगे एंड एच एंड एवरी सारा जो आप लोग को डाउट हो सकता है उस सभी को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से आपका आया है। अगर मैं बात करूँ कितना आपका पोस्ट है, रिक्रूटमेंट कितना नंबर ऑफ वैकेंसी में किया गया है, तो 1901 यानी कि लगभग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 2000 आसपास का यहाँ पे पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ तो 2 आपका पोस्ट में सिलेक्शन लिया जाएगा। पहला पोस्ट जो है दैट इज योर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो टेक्नीशियन का है। तो इन 2 पोस्ट में जो है आपका वैकेंसी निकला है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे सबसे पहले अगर यहाँ कहा गया है क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी, तो ये आपका 23 सितंबर है। अब देखो ये चीज़ ध्यान देना कि बेसिकली क्रूशियल डेट क्या कह रहा है। क्रूशियल डेट का मतलब है कि आपको जो एज मांगा गया है ना, एज जितना भी आपका मिनिमम एज मांगा गया 18 से लेकर 28 तक विथ रिलैक्सेशन के साथ वहाँ पे ऐड होगा। 18 से 28 तक आपका जनरल का दिया गया है। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो 5 आपको मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 10 ईयर। एंड अगर आप PWD से फिजिकल हैंडीकैप से हो तो आपको 10 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो जो डेट है ना वो 23 सितंबर तक आपका 18 से लेकर 28 तक जनरल का होना चाहिए और अदर का विथ रिलैक्सेशन के साथ होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी इसी क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग, यानी इससे पहले आपका वो फुलफिल होना चाहिए, तभी जाकर फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। तो ये है इसका मतलब। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, कहा गया ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कब से फॉर्म को आप फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आपका डेट है 23 सितंबर, राइट। तो यानी कि 3 सितंबर से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो 10 बजे से। एंड लास्ट अगर मैं बात करो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये आपका रखा गया 23 सितंबर, यानी कि लास्ट डेट जब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो वो आपका है 23 सितंबर, ठीक है। 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 4th नंबर में कहा गया टेंटेटिव डेट का CVT Tier 1 का, तो इसके बारे में अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। टेंटेटिव डेट नहीं आया है। आपके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा जो भी डेट होगा, और वो आपका वेबसाइट क्या है, www.drdo.in, राइट। तो यहाँ से आपको सारे वो इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहा गया है डीआरडीओ के बारे में क्या है। तो एज यू नो दैट ये वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम सिंपल रहता है भाई। जितनी भी आपका ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चलता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसर्च करती है, डेवलप करती है। डेवलप करने के बाद इंडियन आर्म फोर्स हो गया या फिर नेवी वगैरह के, उसके लिए इक्विपमेंट वगैरह, मशीन वगैरह ये सभी बनाती है। समझ आए कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 का यहाँ पे बात करते हैं। और मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बिकॉज यहाँ पे हर वो चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके डिटेल में बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे अगर सेक्शन 1 का बात करेंगे तो ये आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी STAB ग्रुप B का आपका ये पोस्ट है, और ये नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपका जॉब होगा। सबसे पहले बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो अगर मैं पे स्केल का बात करूँ यहाँ पे, तो आपका लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है, यानी कि जो आपका बेसिक पे होगा वो 35,400 रहेगा, यानी 35,400 रहेगा। एंड आपका जाएगा कहाँ तक, 1 लाख, ठीक है, 1,12,400 तक जाएगा। एंड ध्यान रखना ये आपका बेसिक पे है, ठीक है। यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी ऐड होगा, यहाँ पे ध्यान देना। एंड अदर बेनिफिट्स अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो आपका अलाउंसेस है यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें और ऐड होकर आपका ये सैलरी जो आपको मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो बेसिक पे दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट का। सर एज लिमिट कितना दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एज लिमिट ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि क्रूशियल डेट कौन सा है, 23 सितंबर। तो
23 सितंबर तक आपका 18 से लेकर 28 तक होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हो जैसे एसटी से, ओबीसी से, एसटी एससी या फिर ओबीसी से, और आप आते हो पीडब्ल्यूडी से, विडो से या फिर डिवोर्स वुमेन से, तो आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे एसटी एससी का 5 ईयर, ओबीसी का मिलता 3 ईयर एंड पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप वगैरह को मिलता 10 ईयर। तो आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वो किस डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए? जो आपका क्रूशियल डेट दिया गया है 23 सितंबर से पहले, उतना आपका होना चाहिए एज, राइट? समझ गए? चलिए, इसके अलावे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा गया साइंस में, और आपको डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट्स में आपका होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग। बात यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि सर क्या मैं अगर बीटेक किया हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, और जो बच्चा मैकेनिकल से डिप्लोमा किया क्या वो आईटीआई के लिए अप्लाई कर सकता है? तो यहाँ पे देखो पूरी तरह से कहा गया है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, हायर क्वालिफिकेशन लाइक एमएससी और बीटेक और बीई और पीएचडी डिग्री ETC और क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शुड नॉट बी कंसिडर फॉर दिस रिक्रूटमेंट। यानी कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2-3 कंडीशन आता है बच्चे को जो डाउट्स है। जैसे कुछ बच्चा है जो सिर्फ बीटेक किया है, ठीक है? तो क्या वो अप्लीकेबल है? नहीं, बिल्कुल वो अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। अब बारी आता है यहाँ पे कि कुछ बच्चा जो डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के साथ साथ वो बीटेक किया है, तो क्या वो अप्लीकेबल है? देखो यहाँ पे कहा गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अप्लीकेबल है। तो अगर आप बीटेक और डिप्लोमा दोनों किए हो तो आप अप्लीकेबल हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही वहां पे देना, आप बीटेक को शो मत करना, क्योंकि इससे पहले भी जो रिक्रूटमेंट हुआ था डीआरडीओ का आपका 18-19 में, तब कुछ स्टूडेंट वो था जो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन लास्ट में जाके उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज वो डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी शो कर दिया था, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया था। तो वो भी डीआरडीओ ही था पोस्ट, तो आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का ही जॉब था। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप डिप्लोमा किए हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही आप फिल करना। सिमिलरली अगर कोई बच्चा आईटीआई किया है, ठीक है, आईटीआई किया है, अगर आईटीआई वाला पोस्ट के लिए बात करूं तो आईटीआई के साथ अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया है तो यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीआई फिल करना है, डिप्लोमा आपको नहीं बताना है, ठीक है? बात समझ आया कि नहीं? लेकिन अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया है, जैसे मान लो फिटर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो बच्चा वो क्या किया, आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा से वो डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो वो डिप्लोमा के मतलब आईटीआई वाला पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दोनों साथ में किया तो सिर्फ आईटीआई शो के थ्रू वो अप्लाई कर सकता है पोस्ट में। समझ आए? चलिए, ये चीज क्लियर हो गया आप लोग को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे सभी जो एसेंशियल आपका दिया गया है क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट डिसिप्लिन, नंबर ऑफ पोस्ट, कोड एंड यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में डिटेल दिया गया, और पोस्टिंग स्टेशन। पोस्टिंग स्टेशन में ये सभी स्टेशन है, यहाँ पे आपको जॉब करना पड़ेगा, जहाँ पे जॉब लोकेशन बेसिकली दिया गया। ये कोड है, जैसे H फॉर हैदराबाद आ सकता है, L फॉर लेह लद्दाख आ सकता है, ठीक है, A फॉर अहमदाबाद वगैरह आ सकता है, B फॉर बेंगलुरु आ सकता है, C फॉर चंडीगढ़ आ सकता है। इस तरह से अलग अलग लोकेशन का कोड दिया गया, नीचे में सब कुछ दिया गया फिलहाल। अब देखते हैं हम लोग सारे वो आपका जो वैकेंसी है। जैसे एग्रीकल्चर में नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो 10 आया गया है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका 15 नंबर ऑफ वैकेंसी है। बॉटनी में आपका 3 है। सिमिलरली टेक्निकल में बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग का तो यहाँ पे 35 नंबर ऑफ पोस्ट है। केमिस्ट्री में बात करेंगे तो 58 नंबर ऑफ पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो 20 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस का तो 167, तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, ठीक है। कंप्यूटर CS वाले के लिए 167 पोस्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सभी का जो दिया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एग्रीकल्चर में BSc मांगा गया है, ठीक है, BSc मांगा गया है। फिर एग्रीकल्चर साइंस में BSc मांगा गया है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आप मैकेनिकल से हो या फिर ऑटोमोबाइल से हो तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो मैकेनिकल वाले के लिए तो बम्पर वैकेंसी, आप ऑटोमोबाइल में भी जा सकते हो, मैकेनिकल में भी जा सकते हो, बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। सिमिलरली बॉटनी में भी BSc मांगा गया, बॉटनी में। केमिकल वाले में डिप्लोमा मांगा गया केमिकल इंजीनियरिंग से। और अगर आप टेक्नोलॉजी की हो यानी कि टेक्निकल, ये तो ठीक है, AICTE से अप्रूव होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी BSc मांगा गया केमिस्ट्री में और केमिकल साइंस में। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया सिविल से। कंप्यूटर साइंस में BSc मांगा गया कंप्यूटर साइंस में और अलाइड सब्जेक्ट में, या फिर आप डिप्लोमा अगर किए हो कंप्यूटर साइंस में तब भी आप जा सकते हैं। फिर आप डिप्लोमा किए हो IT से, फिर भी आप कंप्यूटर वाले में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो 17, इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में,
बात समझ आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज का बात करते हैं और कुछ वैकेंसी का डिटेल में देखते हैं जो आप लोग का डिप्लोमा वाले के लिए। बेसिकली जो आपका, मैं अभी किस पोस्ट का बात कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, ये किसके लिए है, ये आपका डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए है, ठीक है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो अब हम लोग और यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं और किसके किसके लिए निकला। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 68 नंबर ऑफ वैकेंसी है जिसमें मांगा गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यहाँ पे 31 नंबर ऑफ पोस्ट है, सिमिलरली डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर मैं बात करूँ तो बम्पर वैकेंसी यहाँ पे है फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स का 192 नंबर ऑफ वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें या तो बीएससी मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई आराम से कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में 17 नंबर वैकेंसी है, लाइब्रेरी साइंस में 23 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 13 है, इन सभी में बीएससी मांगा गया अधिकतर में, ठीक है, डिग्री या बीएससी मांगा गया है साइंस में, या फिर आप मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो सबसे बड़ा वैकेंसी है वो मैकेनिकल का है, 294 वैकेंसी। तो मैकेनिकल वालों को बच्चा हमेशा ये बोलते रहते हैं वैकेंसी कम आता है, तो इससे बड़ा चांस आप लोग को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक कि आप मैकेनिकल वाले में अप्लाई कर ही सकते हो, इसके अलावे जो ऑटोमोबाइल था उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका 350 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है जैसे मैंने कहा, तो बीटेक वाला स्टूडेंट अप्लीकेबल नहीं है, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से या मेंटेनेंस से, फिर भी आप अप्लीकेबल हो। समझ आया कि नहीं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मेटलर्जी में बात करें 21 नंबर वैकेंसी है, इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है। मेडिकल अगर मैं बात करूं तो इसमें 16 नंबर वैकेंसी है, इसमें बीएससी मांगा गया है मेडिकल लाइब्रेरी में, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं फोटोग्राफी में तो 8 नंबर वैकेंसी बीएससी मांगा गया फोटोग्राफी में। फिजिक्स में बात करें तो बीएससी फिजिक्स में मांगा गया है, ठीक है, इसमें 32 नंबर वैकेंसी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बात करें तो 5 नंबर वैकेंसी है, इसमें भी बीएससी मांगा गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। फिजियोलॉजी में बात करें साइकोलॉजी में तो साइकोलॉजी भी यहाँ पे बीएससी मांगा गया है, 11 नंबर वैकेंसी है। टेक्सटाइल में अगर बात करें 5 नंबर वैकेंसी है, जूलॉजी में बात करें तो 9 नंबर वैकेंसी है, दोनों में बीएससी ही मांगा गया है, जूलॉजी में और टेक्सटाइल में। तो ये सभी जो है टोटल अगर वैकेंसी का बात करो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए तो लगभग 1075, समझ लो इतना नंबर वैकेंसी है। और यहाँ पे 46 जो है ये फिजिकल हैंडीकैप वाले पीडब्ल्यूडी वाले के लिए वैकेंसी है 46, ठीक है। अब बात करते हैं जो आईटीआई वाला कैंडिडेट्स है उसके लिए, ठीक है, ये आपका ग्रुप सी का रहेगा, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है और टेक ए इसको कहा जाता है इन शॉर्ट में। सबसे पहले पे स्केल का बात करते हैं। टेक्नीशियन जो आईटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए पे स्केल कितना रहने वाला है, तो लेवल 2 का पे स्केल रहेगा, आपको ग्रेड पे जो मिलेगा वो 19,900 मिलेगा और से लेकर आपको 63,200। एंड याद रखिएगा ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री होता है, ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उससे भी इसका ग्रेड पे अच्छा है, उसका 1800 के आसपास है, इसका 1900 से ग्रेड पे तो अभी हटा दिया गया, लेकिन हाँ उससे आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा सैलरी, ठीक है। ये तो बेसिक पे है 19,000। आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अलाउंसेस को ऐड किया जाए, बेनिफिट्स अलाउंसेस को, तो ये आपका अच्छा खासा आपको सैलरी मिल जाएगा। समझ आए कि नहीं। 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा पे स्केल। अगर फिर से बात करेंगे एज लिमिट का टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए, आईटी वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे एलिजिबल जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है यानी कि 23 सितंबर है, तब तक आपको 18 से लेकर 28 तक हो जाना चाहिए एज फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरी से हो जैसे एसटी से, एससी से, ओबीसी से, पीडब्ल्यूडी से, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लाइक जैसे मैंने कहा एसटी एससी के लिए 5 ईयर, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर आपको मिलेगा। चलिए ये हो गया। अगर मैं बात करूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन का तो आपको मांगा गया 10th मांगा गया है और 10th के बाद आपको मांगा गया आईटीआई। तो 10th के साथ साथ आपको आईटीआई होना चाहिए, बस ये दोनों चीज़ जो है वो आपसे मांगा गया है। तो इन चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई भी 10th का बाउंडेशन नहीं मांगा गया है, लाइक 10th में 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा गया है। तो सभी बच्चों जो है सबके लिए अच्छा चांस है, सबको आके इस फॉर्म को अप्लाई करो एंड लग जा सब कोई। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए वैकेंसी है, अच्छा वैकेंसी निकला है और आप एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई भी कर सकते हो। बहुत ही बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन जो है वगैरह पूछा जाता है। चलिए और हम लोग आगे डिस्कस यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी का जितना आप लोग का निकला है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। जैसे ऑटोमोबाइल में बात करें तो ऑटोमोबाइल में वैकेंसी का बात करें टोटल नंबर ऑफ 5 है। सिमिलरली वही मैंने कहा 10th प्लस आईटीआई यहाँ पे आपसे मांगा गया है,
ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं आईटी वाले स्टूडेंट के लिए और कितना वैकेंसी निकला है। तो जैसे बुक बाइंडर में आप लोग का वैकेंसी निकला, बुक बाइंडर में बात करें तो 20 है, ठीक है। कारपेंटर का आपका 12 है, सीएनसी ऑपरेटर का बात करेंगे तो 9 है। कोपा का बात करें तो देखो ध्यान से देखना, कोपा में आपका कितना नंबर वैकेंसी 139, ठीक है। तो 139 नंबर वैकेंसी कोपा में है। ड्राफ्टमैन का बात करें मैकेनिकल में तो 35 वैकेंसी है। डीटीपी ऑपरेटर का बात करें तो 8 है। इलेक्ट्रीशियन का आपका 106 है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रीशियन का काफ़ी अच्छा नंबर वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी 113। फीटर में देख लो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ कितना 127। जैसे मैंने कहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप आईटीआई की हो तभी अप्लाई कर सकते हो, अगर आईटीआई के साथ डिप्लोमा भी की हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ आईटीआई से पढ़ना, आप हायर क्वालिफिकेशन को मत शो करना। लेकिन अगर आप डिप्लोमा की हो मैकेनिकल से देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन ही मांगा गया है। लेकिन अगर मिनिमम के अलावा हायर भी है तो आप मिनिमम को सिर्फ शो करके भर सकते हो, ठीक है। चलिए, ग्राइंडर में आपका 7 नंबर वैकेंसी है। मशीनिस्ट का काफ़ी अच्छा नंबर वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 89। फिर डीजल में बात करेंगे तो 4 है आपका। फिल यहाँ पे 8 आपका है। मैकेनिक्स में, मोटर मशीन में 13 है। पेंटर में 3 है। फोटोग्राफर में 11 है। आरईसी में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 है। सीट मेटल में बात करेंगे 14 है। टर्नर में बात करेंगे तो 45 है। टर्नर का और वेल्डर का 50 है। तो इन दोनों का भी, टर्नर और वेल्डर का भी अच्छा नंबर यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिला है। अब अगर यहाँ पे बात करो तो 826 नंबर वैकेंसी आपको आईटी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। 10th प्लस आईटी वाले बच्चों के लिए। चलिए, ये चीज़ हो गया। जैसे मैंने कहा था पोस्ट कोड यानी कहाँ पे आपको जॉब लोकेशन दिया जाएगा उस जगह, जैसे A14 यहाँ पे दिया गया यानी आगरा का है, A2 अहमदाबाद मतलब अहमदनगर का है, A3 जो है अंबरनाथ का है, B1 बलसोर का है, बेंगलुरु B2 है, B3 भुवनेश्वर का है, C1 चंडीगढ़ का है, C2 चेन्नई का है, D1 देहरादून का है, D2 दिल्ली का है, ग्वालियर का G1 है, H1। तो इस तरह करके सभी जहाँ पे आपको ये बेसिकली आप फॉर्म पे शायद जब आप फिलअप कीजिएगा तब या तो आएगा, अदरवाइज जब आपका सिलेक्शन फर्स्ट सीबीटी को क्वालिफाई करेगा तब आपको ये पता चलेगा कहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। जो भी यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है ये सभी चीज़, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया या फिर डेफ हो गया, हेयरिंग में हो गया, इस तरह से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। चलिए, अब हम लोग सेक्शन 2 का बात करते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया सर्विसेज के बारे में, जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है ये सभी चीज़ दिया गया। जो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जो है यहाँ पे आप लोग देख लेना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे और सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं एलिजिबल क्राइटेरिया का बात करूँ तो सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ए नंबर में कहा गया है नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन से बिलोंग करना चाहिए, पहला चीज़ तो ये है। सेकंड नंबर में कहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका होना चाहिए, जो मांगा गया है वो होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट, ये तो सही है। फिर बात करेंगे मेडिकल फिटनेस, यानी कि आप फिट होना चाहिए, जो भी आपका मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया मांगा गया उसमें आप फिट होना चाहिए, हेल्थ वगैरह, तब जाके इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हो, राइट। इसके अलावा देखो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी, मतलब कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर प्राइवेट जॉब या फिर लिमिटेड जॉब कर रहा है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो आपको लेना पड़ेगा, तब जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। फिर यहाँ पे नोट में कहा गया कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, यानी जब भी आप पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो उससे पहले सारे चीज़ को सुटेबल देख लेना, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, नेशनलिटी हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया और एनओसी वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए, ये सभी चीज़ें हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन। तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि रिजर्वेशन जो है आपको मिलेगा, चाहे वो बात करेंगे या रिलैक्सेशन बेनिफिट्स आपको मिलने वाला यहाँ पे है। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बात किया गया, एज भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ST SC OBC को, PWD को आपको मिलेगा, ठीक है। 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। चलिए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है डिपार्टमेंट, यानी जहाँ से आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो www.drdo.in से, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 3 हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे कहा गया कैसे आप अप्लाई करोगे। तो सिमिलरली आपको सबसे पहले जाना कहाँ पे, DRDO रिक्रूटमेंट सेप्टम नोटिस बोर्ड पे जाना है। उसके बाद आपको वेबसाइट पे क्लिक, यानी इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे जा सकते हो www.drdo.gov.in से जाके आप DRDO रिक्रूटमेंट सेप्टम नोटिस बोर्ड में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करना है। और कब से स्टार्ट होगा, 3 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से लेकर स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट जो रखा गया फॉर्म को फिलअप करने का वो 23 सितंबर 5 बजे तक रखा गया है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ये सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या कहा गया, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो सेप्टम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन, ठीक है।
फर्स्टली कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर ऑनलाइन फिलअप। ये तो बस सिमिलरली आपको जो भी चीज़ें हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना है, ठीक है, फॉर्म फिलअप में जो भी इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स है वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे मांगा गया। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्कैन कॉपी मस्ट बी कीप्ट रेडी बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आप जब एप्लीकेशन को फिल करोगे उससे पहले आप सभी चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे रख लेना। जैसे क्या क्या यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो रखना है वो आपको रखना है सर्टिफिकेट, जैसे आप ITI वगैरह किए हो या फिर डिप्लोमा किए हो वो सभी सर्टिफिकेट आपको रखना है। जो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको रखना है। फोटोग्राफ चाहिए वो आपको रखना है। ठीक है, जो कि रिसेंट फोटोग्राफ मांगा गया है 30 डे से पहले का। देखो यहाँ पे कहा गया है रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन विद इन लास्ट 30 डे, मतलब पिछला 30 डे का होना चाहिए, 30 दिन से पुराना आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, वही कलर फोटोग्राफ आपसे मांगा गया है। इसके अलावा बात करेंगे तो सिग्नेचर वगैरह आपसे मांगा गया, प्लेन व्हाइट पेपर में आपको सिग्नेचर मांगा गया है। आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपको या तो आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID या पेन या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर स्कूल कॉलेज का ID आप दे सकते हो। ये सभी चीज़ को आपको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना अच्छी तरह से, जैसे ईमेल ID हो गया या फिर आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, जो परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है वो सही तरह से आपको फिलअप वगैरह करना है। समझ आया कि नहीं? चलिए, इसके अलावा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे कहा गया कैंडिडेट शुड रीड दी डिटेल इंस्ट्रक्शन, यानी कि फिलअप करने से पहले सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा फाइनल सबमिशन करने से पहले, ताकि कोई भी मिस्टेक वगैरह हो नहीं। ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे बात करें तो आप किसी भी तरीका से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो आपका UPI रहे, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड रहे, आप उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहा गया देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि नो प्रिंटिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंड टू सेप्टम, मतलब जो आप प्रिंट निकालोगे फाइनल सबमिशन को उसको आपको बिल्कुल सेंड किसी को भी नहीं करना है, सेप्टम को यानी DRD को नहीं सेंड करना, तो इस चीज का ध्यान रखना, वो अपने पास रखना है। ठीक है, चलिए ये सभी चीजें हैं। आगे कहा गया एप्लीकेशन फी मोड का कहा गया तो 100 आपसे मांगा गया, 100 जो कि रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। एंड अगर मैं बात करूंगा जो ST SC का, इसके अलावा बात करेंगे PWD का, वुमेन का, तो आपको फ्री यहाँ पे कहा गया है, देख सकते हो। ठीक है, लास्ट में ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम लोग सेक्शन का यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये सभी जो है आपका एग्जामिनेशन सिटीज़ का डिस्कस कराया गया है, जहाँ पे आपको मिल सकता है, यानी हर जगह पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। आगरा है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून है, दिल्ली NCR है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, ठीक है, ग्वालियर है, हैदराबाद है, इम्फाल है, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोची, कलकत्ता, लेह, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, हर जगह पे आपको सेंटर देखने को मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया में रखा जा रहा है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे रिजेक्शन अगर आपका किसी का होगा, किस कंडीशन में आपका रिजेक्शन हो सकता है। सबसे पहली बात, द रिजेक्शन एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। पहला नंबर में अगर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड नहीं होता, जैसे अगर हायर क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर दिए हो तो आप रिजेक्ट हो सकते हो, BTech का लड़का अप्लाई कर दिया तो रिजेक्ट हो सकते हो। सेकंड चीज, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छी तरह से फिलअप नहीं किए हो तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, इसका ध्यान रखना, यानी अच्छी तरह से फिलअप करना, कोई भी चीज को खाली नहीं छोड़ना है। सेकंड C नंबर में कहा गया एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फी, यानी कि जो भी आपसे फी मांगा गया है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, OBC से, तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, जो 100 कहा गया है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन नॉट थ्रू दी ऑनलाइन मोड, अगर आप ऑनलाइन मोड से नहीं फिल किए हो, कोई बच्चा स्पीड पोस्ट कर देता है, तो वो सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा वो ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन का वेट मत कीजिएगा कि पोस्ट के थ्रू आएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर कहा गया अंडर कोई भी ओवर एज का अगर ऐसा हो गया, क्रूशियल डेट, जो आपका क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका अगर फुलफिल नहीं होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उससे पहले जो मांगा गया है सब चीज़ होना चाहिए। जैसे लड़का बोल रहा था सर सेकेंड ईयर जो है हम हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, जो क्रूशियल डेट कहा गया 23 सितंबर, उससे पहले आपका पूरी तरह से पास आउट होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली एज जितना भी आपका हो रहा है, क्रूशियल डेट यानी 23 सितंबर से पहले आपका एज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो मांगा गया। मिनिमम 18 आपका होना चाहिए और मैक्सिमम 28, और रिलैक्सेशन को लेके आप उस बेसिस पे देख सकते हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप अगर ध्यान दीजिएगा तब जाके आपका रिजेक्शन नहीं होगा। इस सभी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। देखो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन और
और एडमिट कार्ड कहा गया तो ये अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन हाँ पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, डीआरडीओ का ऑफिशियल वेबसाइट में सब चीज़ को यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया। और जैसे मैंने कहा, देखो यहाँ पे कहा गया है एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके चेक करना पड़ेगा, जो कि www.drdo.gov.in के वेबसाइट में आपको मिलेगा। समझ आया कि नहीं? चलिए इस चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, और 2 वीक पहले आप जो है एग्जामिनेशन के 2 वीक पहले डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को, ये यहाँ पे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट। ये काफ़ी स्टूडेंट का क्वारी आ रहा था कि सर क्या मैं मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करोगे एंड सेम डेट में आपका एग्जाम पड़ जाएगा तो आपको पहला जो आप सिलेक्ट किए हो पोस्ट उसी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आप दोनों में से जिसको एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि आप एक ही में एग्जाम देने जाओगे ये कहा गया, क्योंकि एक ही टाइम पे अगर पड़ जाता है, एक ही डे पे पड़ जाता है तो आप एक ही दे पाओगे, तो वही सिलेक्ट किया जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर more than one post should submit their application complete in all respect separately. Candidate who have applied for more than one post code should be aware that center for each examination may be different and examination may be on the same day, मतलब सेम डे और सेम शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ सकता है। इफ द एग्जामिनेशन आर इन 2 डिफरेंट शिफ्ट ऑन सेम डे, मतलब 2 अलग अलग शिफ्ट अलग अलग सिटीज में पड़ेगा लेकिन सेम शिफ्ट में पड़ जाएगा, तब इट विल बी कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच अलोकेट सेंटर। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ही डे पे अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम आपका पड़ जाता है दोनों पोस्ट का, तो आप किस सेंटर में पहुंच पाओगे या फिर नहीं पहुंच पाओगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस केस में इफ द एग्जामिनेशन ऑफ 2 पोस्ट कोड अप्लाइड बाय द कैंडिडेट इन द सेम शिफ्ट, सी और ही विल बी मतलब एबल टू अपेयर इन एग्जामिनेशन ओनली 1 कोड, यानी कि आप एक ही में जो है आप एप्लीकेबल हो या फिर एग्जाम में जा सकते हो, वही यहाँ पे लिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करा दिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दोनों का मैं बात करूंगा, जो आपका डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स है जो निकला है आपका पोस्ट, ठीक है, या फिर आईटी वाले बच्चे हैं, तो दोनों के लिए अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, यानी कि STAB, उसके लिए अगर बात करूं तो आपका 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है, 2 पेपर एग्जाम होगा, टीयर 1 का एंड टीयर 2 का। जो टीयर 1 होने वाला आपका स्क्रीनिंग टाइप होगा, मतलब सिर्फ छटनी किया जाएगा आपको यहाँ से, एंड सेकंड जो होगा उससे आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टीयर 1 और टीयर 2 कंडक्ट बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लिया जाएगा, आपका मोड रहेगा। जो आपका टीयर 1 होगा वो CBT में भी नॉर्मलाइज आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। CBT 1 जो होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। एंड पेपर 2 का अगर मैं बात करता हूँ वो आपका क्या रहेगा, ट्रेड वाला रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका स्क्रीनिंग पेपर 1 है वो स्क्रीनिंग होगा, एंड पेपर 2 का बात करेंगे वो ट्रेड होगा। जैसे आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल से हो तो ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड टीयर 1 वाला स्क्रीनिंग होगा, जिसमें आपको पहले बताया था कि 40% मांगा गया है, मिनिमम 40% होना चाहिए आपका। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या फिर OBC से बिलोंग करते हो, अगर ST/SC से बिलोंग करते हो तो 35% मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और आपको 1:8 के रेशियो में लिया जाएगा। मतलब हर एक पोस्ट के लिए 8 बच्चा को लिया जाएगा, पिकअप किया जाएगा फॉर सेकंड टीयर के लिए 8 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा, यानी कि 7 बच्चा को रिजेक्ट कर लिया जाएगा, सिर्फ एक ही बच्चा को जॉब लेगा। अगर 8 बच्चा को बुलाया जा रहा है तो 7 बच्चा को हटा दिया जाएगा, छटनी कर दिया जाएगा सेकंड टीयर के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। CBT बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, दोनों का दोनों। पहला टेस्ट मैंने कहा कि आपका जो होगा टोटल नॉन टेक होगा, एंड सेकंड वाला टेक्निकल होगा, यानी ट्रेड रिलेटेड होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और टीयर 1 टीयर 2 दोनों आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड अगर मैं बात करूँ टीयर 1 एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग, एंड सेकंड वाला रहेगा फाइनल सिलेक्शन। मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला वो टीयर सेकंड से ही होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, स्क्रीनिंग के लिए होने वाला। दोनों मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये हो गया किसका बारी, जो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट्स है, यानी कि STAB, यानी कि सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट। अब बात करते हैं पोस्ट आपको जो टेक्निकल वाला है, टेक्नीशियन वाला है, जो कि IT वाला बच्चा है। IT वाले की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा डियर। बहुत सारे अभी यूट्यूब में वीडियो आएगा, बहुत सारे हर कोई अपना अपना तरीका से बताएगा, बट हाँ नॉलेज के बेसिस पे सब कोई बताएगा, उसका कोई गलती नहीं है। लेकिन
आईटी वाले बच्चे का सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है। सेकंड पेपर जो होगा ना वो आपका क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होगा। आप बोलेंगे सर ट्रेड टेस्ट क्या होगा आईटीआई में? जैसे अगर मान लो आप फिटर की हो तो फिटर में क्या कुछ प्लानिंग करके कुछ घिस उसके दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो आप टर्नर की हो तो आपको या तो प्लेन टर्नर दिया जाएगा, फिर टेपर टर्निंग करने बोलेगा, वो प्रैक्टिकल आपका होगा, प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा। या फिर अगर मैं बात करूँ जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिकल से है तो आपको बोर्ड स्विच बोर्ड वगैरह बनाने बोलेगा, या फिर कुछ आपको वहां पे कुछ यूज करने बोलेगा, समझ आया? तो ट्रेड वाला आपका टेस्ट होने वाला है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT 1 से होगा। किसके लिए बोल रहा हूं मैं? ITA वाले बच्चे के लिए। तो यहां से आप एक चीज क्लियर हो गए होंगे कि अगर जो बच्चा डिप्लोमा किया है उसका सिलेक्शन होगा सेकंड से, टियर 2 से, जो ट्रेड वाला होगा, फर्स्ट वाला स्क्रीनिंग होगा। एंड अगर मैं बात करूं ITA वाले का, टेक का, तो इसका शिफ्ट 1 यानी टियर 1 से सिलेक्शन होगा, टियर 2 सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए होगा। समझ आया? दोनों में पहला वाला जो डिप्लोमा वाला है टियर 2 से सिलेक्शन, और ITA वाला टियर 1 से सिलेक्शन। सेकंड जो होगा प्रैक्टिकली आपका टेस्ट लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है टेस्ट एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे टियर जो 1 होगा विल बी कंसिडर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप रहने वाला ITA वाले बच्चे के लिए। टियर 1 एग्जामिनेशन फॉर द प्रोविजनल सिलेक्शन। देखो यहाँ पे कहा गया है, ध्यान देना इन दोनों चीज़ों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चूंकि टियर 2 दो शिफ्ट दिया गया, टियर 1 और टियर 2, तो लगेगा कि सर 2 टियर होने वाला, बिल्कुल नहीं, एक ही टियर होगा, ठीक है। सेकंड वाला बस प्रैक्टिकल होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ ITA वाले का, तो ITA वाला देखो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, टियर 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से देखना, ठीक है, एक सेकंड में इसको हटाता हूँ, यहाँ से देखना। देखो टियर 1 एग्जामिनेशन इज फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन एंड टियर 2 होगा वो होगा फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब ITA वाले के लिए टियर 2 क्वालिफाइंग नेचर का, जबकि अगर मैं डिप्लोमा वाला का बात करूं तो इसमें जो टियर 1 होगा वो स्क्रीनिंग के लिए होगा, यानी कि वो आपका होने वाला क्वालिफाइंग नेचर का। लेकिन टियर 2 जो होगा फाइनल सिलेक्शन देगा, फाइनल सिलेक्शन आप लोग का देगा। चलिए ये सभी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। प्रैक्टिकल स्किल, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल स्किल आपसे कहा जाएगा ट्रेड रिलेटेड, जो आपका होने वाला सेकंड टेस्ट, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया फिटर वाले को घिस के कुछ दिखाना पड़ेगा, टर्नर वाले को टेपर टर्निंग, प्लेन टर्निंग कहा दिया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न में देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स, समझ आए? चाहे आप ITA से बिलोंग कर रहे हो, फिर डिप्लोमा से बिलोंग कर रहे हो, दोनों के लिए, चाहे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है या फिर टेक्नीशियन है, कोई भी आप पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप लोग को इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है, ठीक है। द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एक सेकंड क्वालिफाइंग, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका मीडियम रहने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस का बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग STAB का, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि निकला है डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए। इसके लिए बात करेंगे तो पहला CBT आपका होगा स्क्रीनिंग, जैसे मैंने कहा। इसमें आपका टोटल नॉन-टेक रहने वाला है, जिसमें आपको पूछा जाएगा एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा एंड एबिलिटी से, या फिर और रहने वाला रीजनिंग से, और रहने वाला जनरल अवेयरनेस से, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रहने वाला है, समझा, और जनरल साइंस से। मतलब आपका यहाँ पे रहने वाला जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, सबसे क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 120 क्वेश्चन रहने वाला, 120 मार्क्स, आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, राइट। अगर CBT 2 का बात करेंगे तो CBT आपका रहेगा सिलेक्शन वाला रहेगा, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, आपको इसमें भी 90 मिनट मिलने वाला है। अगर CBT 1 को जो है, CBT 1 मिनिमम आपको 50% लाना फॉर UR और OBC और ST SC के लिए 35% मिनिमम लाना पड़ेगा। और जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 1:8 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब हर एक पोस्ट के लिए 8 गुना बच्चा, 8 लड़का, हर एक पोस्ट के लिए 8 लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर टियर 2 जो आपका सिलेक्शन होने वाला है। उससे फिर 7 लड़का को छटनी करके 1 लड़का को जॉब मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये मिनिमम का आ गया 40%, अब उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। चलिए ये चीज़ हो गया। अगर बात करते हैं हम लोग सेकंड का, यानी कि जो आप लोग का ITA वाला बच्चा है, टेक्नीशियन वाला बच्चा है, उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो पहला जो होने वाला है वो सिलेक्शन, देखो यहाँ पे सेकंड वाला सिलेक्शन है। तो इस वाले के लिए आप लोग के लिए सेकंड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए, एंड ITA वाले बच्चे के लिए पहला एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो ये 10 दिन में भी आप प्रैक्टिकल किसी भी ITA इंस्टीट्यूट में जाके ऑपरेशन वगैरह सीख लोगे, तो 10 दिन में आप लोग का काम हो जाएगा ट्रेड वाला। एंड सिमिलरली यहाँ पे कहा गया स्क्रीनिंग वाला, तो ये स्क्रीनिंग है, भले तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सब कुछ आपको, लेकिन स्क्रीनिंग है। तो अगर मैं बात करूँ ITA वाले बच्चे के लिए, तो यहाँ पे सिमिलरली क्वांटिटी एप्टीट्यूड और आपका एबिलिटी से रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस से भी रहेगा, और इंग्लिश से भी रहने वाला आपका क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन रहेगा। एंड
ट्रेड से रहने वाला है आपको 80 क्वेश्चन, दोनों मिला के कितना हो जाए 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का एंड 90 मिनट आपको मिलने वाला है, जो सिलेक्शन इसी पे आपका होगा आईटी वाले बच्चे के लिए। सेकंड जो होगा वो आपका ट्रेड टेस्ट, यानी कि प्रैक्टिकल आपका पूछा जाएगा, जिसमें जो भी आप ट्रेड से हो उससे रिलेटेड आईटीआई लेवल का यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल से पूछा जाएगा, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कहा गया द ट्रेड टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1 और 2 आवर, बिकॉज ये प्रैक्टिकल यानी कोई टेस्ट नहीं होगा, आपको वहाँ पे लैब में जाके कुछ करना पड़ेगा, वो आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी कर लोगे, जैसे मैंने कहा कोई भी आईटी इंस्टीट्यूट में जाके 10 दिन में सारा ऑपरेशन आप सीख लोगे। आप ध्यान देना फर्स्ट वाले को, ये सभी जो आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वाला है उसमें आप ध्यान देना, एंड डिप्लोमा वाला बच्चा नॉन टेक्निकल में ज़्यादा ध्यान देना, और टेक्निकल जो होगा ये भी आप लोग को ध्यान देना ही पड़ेगा, दोनों में ही, राइट। तो ये चीज़ आप लोग का यहाँ पे हो गया। एंड इसमें भी ये बात करेंगे डिप्लोमा वाले बच्चे को, मतलब आईटी वाले बच्चे को भी जो टियर 1 है वो सिलेक्शन किया जा रहा है। सिमिलरली उसी तरह 40% यूआर एंड ओबीसी के लिए एंड 35% एसटी एंड एससी के लिए, यानी एसटी सी के लिए 5% ऑफ रखा गया है, एंड 1:8 के रेशियो में आपको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर टियर 2, यानी टियर 2 जो ट्रेड टेस्ट होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके लिए 8 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा अगर बात करो तो बस इतना ही दिया गया। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ से रिलेटेड आप लोग को बता दिया, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग को यहाँ पे और कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, एग्जाम डेट होगा या फिर आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, स्पेशल गाइडेंस सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो सभी चीज़ आप लोग को इस चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका कोर्स आईटी वाला बच्चे का कोर्स और डिप्लोमा वाला बच्चे का कोर्स कंप्लीट जो है नॉन टेक्निकल वाला, इससे पहले भी हम लोग बना चुके थे, जो इससे पहले वैकेंसी आया था। तो आप जाके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें जाके, या फिर आप ऐप को इन्फिनिटी एजुकेशन, ठीक है, इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपका ऐप का। गूगल प्ले स्टोर से आप इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से जाके परचेज कर लो अपना कोर्स, और अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई। 100% इस जॉब को निकाल सकते हो। बहुत बड़ा संस्थान है, इसमें नाम भी बहुत बड़ा है। इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थान में हर एक इंजीनियर का काम करने का एक सपना होता है, ठीक है। आप दुनिया जहाँ के सारे अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, हमेशा पीएमओ यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के आदमी हमेशा आते रहते हैं। बड़े बड़े जो आपके नेवी के हो गए, आर्मी के हो गए, ठीक है, एयरफोर्स के हो गए, या फिर पीएम हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, उन सभी विजिट करते रहते हैं। तो एक अलग ही इन्वायरमेंट होगा, अलग एक नज़रिया होगा दुनिया को देखने का, और साथ ही साथ आप लोग को एक अलग सम्मान मिलेगा। तो अभी से प्रिपरेशन करो, कोई बड़ा टफ नहीं है। आप जाओ इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से आप परचेज कर लो कोर्स को और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और गाइडेंस सीरीज हर एक टॉपिक में लाएंगे, डिटेल वाइज में आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, कट ऑफ वगैरह बताने वाला हूँ, कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या इसका रहता है, पीछे कैसा रहा है। इसके अलावा क्लासेस वगैरह आने वाला है यूट्यूब में, तो सब चीज़ आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स या फिर लेक्चर रहे छूटे ना। एंड इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप इन्फिनिटी एजुकेशन एजे ऐप को डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिनअप कर दिया जाएगा। आपका जो ऐप का लिंक रहेगा उसको आप डाउनलोड करो और वहाँ से परचेज करके कोर्स को पढ़ाई करना स्टार्ट करो। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपके गाइडेंस सीरीज लेके डीआरडीओ का। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।